हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मेंस की तैयारी करते हैं। आइए चलिए। ये कॉपी है अर्पित कुमार की, जिसकी ईयर रैंक 136 आई है। इसमें आपको ये समझना है कि इन टॉपर्स जो आए हैं यूपीएससी, उन्होंने जो टॉप किया है, तो उन्होंने किस प्रकार के अपने आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें डाली हैं, क्या नहीं डालनी चाहिए, सब प्रकार की चीज़ बताएंगे। स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने इसमें पहला क्वेश्चन अटेंड किया है कि विजयनगर साम्राज्य। अब क्वेश्चन में क्या है, विजयनगर साम्राज्य की मूर्तियों में अंतर्निहित प्रमुख लक्षणों का सविस्तार कीजिए। किसका करना है? विजयनगर साम्राज्य। पहले तो इसको अंडरलाइन करो। अपन को लिखना है किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखना है। और उसके क्या लिखना है, तो उसकी मूर्तियों के बारे में बताना है आपको। मूर्तियों में किस प्रकार है और उनके लक्षण क्या, इसके अंदर लक्षण है, उनको किस प्रकार बनी हुई है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, हर चीज़ बताने हैं। उसके चारों डायमेंशन पूरे 360 डायमेंशन बताने हैं। तो ये क्वेश्चन समझ लिया। अब उसको कितने शब्दों में लिखना है? 100-200 शब्दों में लिखना है। आपको वहाँ पर देखना है 10 नंबर के 15 नंबर का, आपको उसी के हिसाब से लिखना है। तो ये यहाँ पर 150 वर्ड्स का है। ज़्यादातर आप क्वेश्चन 150 वर्ड्स के लिख लो, आपके पास नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप 200 नंबर वाला जो 20 नंबर का आता है 250 वर्ड्स का, वो उसमें भी बना लोगे। तो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। जो सर की स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सर ने क्या लिखा है? इंट्रो में IN बना रहा हूँ, इसका मतलब है इंट्रो में। इंट्रो में सर ने क्या लिखा है? मध्यकालीन विजय साम्राज्य द्रविड़ कला का प्रमुख प्रतिनिधि था। जो विजयनगर साम्राज्य में है, जो साउथ में पड़ता है, तो जो कृष्णदेवराय वहाँ के प्रमुख राजा रहे हैं, तो उनके जो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ नागर शैली उत्तर भारत में है, तो द्रविड़ शैली कहाँ है? साउथ में ज़्यादा। तो साउथ में द्रविड़ शैली का उन्होंने कहा प्रमुख, पहले यहीं इन्होंने एक कीवर्ड डाला कि प्रमुख प्रतिनिधि रहा है। और अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा के साथ साथ साम्राज्य ने संस्कृति को भी संरक्षण दिया, संस्कृतों को भी संरक्षण दिया उन्होंने। वो खुद अपने आप में खुद एक कवि थे, खुद एक कलाकार थे, खुद साहित्यकार थे। तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के राजा इन चीज़ों में खुल के सपोर्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने अपना इंट्रो में डाल दिया है कि दो चीज़ें, दो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नोटिस करने की क्या है कि आपको यदि नोट्स बनाने हैं अपनी किताब में, तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या डालने की ज़रूरत है। देखो आप देखिए, तो आपको बताते हैं। पहले आपको इसमें द्रविड़ कलर डालना है, पॉइंट, मुख्य पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर ए कि संस्कृति को भी संरक्षण दिया है, इंट्रो में डाल दिया उन्होंने। फिर आगे क्या किया उन्होंने कि विजयनगर साम्राज्य की अब मूर्तियों के अंतर्निहित लक्षण बताए उन्होंने। ऐसा एक उन्होंने हेडिंग बनाई, फिर लक्षण बताए। तो फर्स्ट क्या है, चूँकि विजयनगर साम्राज्य में हिंदू साम्राज्य था तथा इस पर शैव और वैष्णव धर्म, ये सबसे ज़्यादा साउथ में शैव और वैष्णव धर्म का प्रयोग था, आदि पंथों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है। अब इन्होंने कितनी अच्छी लैंग्वेज प्रयोग करी है, दृष्टिगोचर। ऐसे शब्दों का हिंदी माध्यम वालों लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। फिर सेकंड क्या किया है उन्होंने? विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ कला का उत्तवर्ती चरण है अतः इस पर पूर्ववर्ती चोल, पल्लव आदि का भी प्रभाव रहा है। तो चोल पल्लव के बारे में बताना इन्होंने। एक कीवर्ड्स आपको लिख लेना है, इसी के नोट्स बनते हैं। जो शॉर्ट नोट्स तो बनाते हो ना, आप बोलते हैं, टॉपर से बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बने। आपको इतने भी कम से कम 100, 200, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन कम से कम 50 पेजों में आ सकते हैं। इस तरीके से बनाना होता है। उनको एक बॉक्स बना लिया इतना सा, उसमें एक क्वेश्चन, फिर दूसरा बॉक्स बनाया उसमें एक क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है कि विजयनगर काल में बनी मूर्तियों उच्च आध्यात्मिक संदेश की थी, उन्होंने एक कीवर्ड डाला, ठीक है। फिर उन्होंने फिर उसमें पॉइंट में क्या डाला कि निर्माण सामग्री के रूप में ग्रेफाइट तथा सेलखड़ी दोनों का प्रयोग किया है। ये अपना अपना पॉइंट नोट्स में डालना है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, उसमें फिर 5वां पॉइंट क्या डाला है सर ने कि मूर्तियाँ एवं मानवीय मूर्तियों की संख्या अधिक थी, ये डालना है। तो आपको वहाँ पर एक ऐसा बना, मानवीय मूर्ति लिख के एक एरो ऐसा बना देना है खड़ा कि हाँ इनकी संख्या अधिक थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्तियों को राज्य से ही आश्रय तथा प्रोत्साहन प्रदान होता था, प्राप्त था उन लोगों को। तो अब इस चीज़ को तो आप मन से डालो। यदि किसी की भी पॉइंट्स आ जाए ना, किसी के भी पूछने के लिए पॉइंट्स आ जाए, तो आप लोग को आँख मीच के डालना वहाँ पर राजश्रेय। ये अब जहाँ किसी राजा का संरक्षण नहीं मिला किसी के शासन में, तो वो कोई फल फूल सकेगी वहाँ की संस्कृति? नहीं, इस प्रकार। और सन ने बताया कि यहाँ पर कांस्य मूर्ति कला की परंपरा के बारे में भी एक पॉइंट डालना इन्होंने, सन ने डाला नहीं था वो।
और इसके साथ एग्जाम्पल भी डालने हैं। विजयनगर काल में मूर्तियों में तत्समय पड़ोसी राज्यों की कला को भी प्रभावित किया था। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन क्या डाला है, अब कंक्लूजन देखिए सर का। तो इसमें सर ने कंक्लूजन डाला है कि इस प्रकार अपने राजनीतिक योगदान के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य ने मूर्ति कला तथा अन्य दृश्य कलाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया है। ये उन्होंने पॉजिटिव कंक्लूजन से ख़त्म कर दिया है। अब वो चेक करने वाला कितना भी करे ना कोशिश, कम से कम 6 नंबर दे ही देगा। उनकी राइटिंग भी अच्छी, दूर दूर लिखा है उन्होंने, ये स्पेस देख रहे हो, अक्षर एकदम एग्जैक्ट, ऐसे ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कि महिला क्रांतिकारी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में साहसिक अविस्मरणीय योगदान किया है। तो चर्चा कीजिए। चर्चा में क्या है, डिस्कशन करना है अपन को इसका 150 वर्ड्स में। अब 150 वर्ड्स में अपन डिस्कशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखा सर ने, देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक संपूर्ण लड़ाई में महिलाओं की क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। यहाँ पर पूछा है कैसा रहा योगदान, अविस्मरणीय। हर देख लेना आप, कोई भी मूवमेंट देख लेना 1857 के बाद जितना है सब में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब सर ने कौन कौन से पॉइंट डाले वो देखते हैं अपन यहाँ पर। मेन बॉडी में, यहाँ से मेन बॉडी चालू हो जाती है। इंट्रो हो गया सर का यहाँ तक, अब मेन बॉडी चालू हो गई है। मेन बॉडी मतलब जो मुख्य पार्ट, हमेशा दो नंबर यहाँ मिलते हैं इंट्रो के, 2 या 1 नंबर, और 1 नंबर और 2 नंबर कंक्लूजन के मिलते हैं, और मेन बॉडी के बाकी नंबर मेन बॉडी के मिलते हैं। तो मेन बॉडी समझिए उसी के नोट्स बनाने होते हैं। आप कंक्लूजन तो जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होता है वो डाल लेता है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि 19वीं सदी में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक स्थानीय महिलाओं ने अपनी साहसिक क्षमताओं का परिचय दिया। अब इसमें रानी लक्ष्मीबाई को कोड करना है अपन को, इन्होंने कोड किया है। अब रानी लक्ष्मीबाई है, दुर्गावती हैं और झलकारी बाई हैं, तो इन लोगों को आपको कोड करना है। फिर उन्होंने नेक्स्ट अगला स्टेप लिया है कि असहयोग आंदोलन के पश्चात उत्पन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका। अब भूमिका के क्या महिलाओं की भूमिका थी उसके बारे में बताया है। आपको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ पॉइंट्स, ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक लगेगा। रेड कलर नहीं, येलो कलर में बताता हूँ। अब इन्होंने सूरसेन है जो, उनको कोड करना है। सूरसेन के नेतृत्व में गठित इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व किया। किसका किया, अब एज को लिखना है। अब आप वहाँ पर कोड करोगे ना, एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपने एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डालने हैं हर चीज़ में। एग्जाम्पल को पता तो किसी की परिभाषा है ना, एग्जाम्पल जो चेक करता है कि जो मास्टर चेक कर रहा है, वहाँ पर टीचर चेक कर रहा है ना, उसको भी पता होता है परिभाषा। वो आप एग्जाम्पल डालोगे तो उससे पता पड़ेगा कि हाँ इसे बेसिक नॉलेज भी है और अंदर तक की भी नॉलेज है। इसलिए उदाहरण को सर ने लिखा है कि उदाहरण जरूर लिखना है, उदाहरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अपन को नोट्स में क्या लिखना है, सूरसेन मास्टर दा के नेतृत्व में गठित इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व महिला क्रांतिकारी ने किया। ये आपको कोड करना है यहाँ पर, इतना ये अपन को डालना है नोट्स में। नेक्स्ट पॉइंट सर ने क्या लिखा है कि सुनीता घोष ने बंगाल में जिला अधिकारी की हत्या करके महिलाओं की क्रांतिकारी की भावना जगाई। अब देखो, जिला अधिकारी की मृत्यु उस समय जाना जरूरी थी, इस समय के हिसाब से नहीं बात हो रही है, जो क्वेश्चन के हिसाब से बात हो रही है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा है, प्रीतिलता वाडेकर, इनका नाम कोड करना है। सुनीता जी घोष का नाम कोड करना है। फिर उसके बाद वाडेकर तथा असहयोगी महिलाओं ने बंगाल में असहयोग आंदोलन के बाद के निर्वात को भरा। मतलब कहने का मतलब है उन्होंने इतनी मस्त लैंग्वेज वो निर्वात को भरा। वो सहयोग भी करा, ये भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्वात मतलब जो खाली जगह को भरा। कितना अच्छा कोड शब्दों में उन्होंने आंसर दिया है। इस प्रकार से आपको लेखन शैली करनी है जिससे एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। वहीं उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में HSA के नेतृत्व में दुर्गा देशमुख, इनको लिखना है। आदि महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। अब नेतृत्व समन्वय अभिज्ञा आंदोलन के बारे में सर ने यहाँ कोड किया। अब इसके बारे में सर ने क्या क्या लिखा है देखो। इन्होंने चटगांव डकैती में महिलाओं की मुख्य भूमिका रही है और जनजातीय महिलाओं में रानी गैडीब्यू और का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ थोड़ा मेरी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है।
और उन्होंने सर ने बोला कि यहाँ कल्पना दत्त का भी एग्जाम्पल डालना है। और नेक्स्ट सर ने लिखा है भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिगत विधियों में विशेष योगदान दिया है। और उषा मेहता का यहाँ अपन को भूमिका में एग्जाम्पल डालना था। ये ऐसे इस प्रकार सर ने आपको दो विजन में कॉपी चेक होती है, कहीं भी आप कोचिंग जाओ, विजन, दृष्टि, संस्कृति, कोई भी कोचिंग में चले जाओ, आपको इसी प्रकार से कॉपी चेक होती है। अब कंक्लूजन में सर में क्या लिखा है कि महिलाओं में क्रांतिकारी भावना को के साथ साथ विदेशों में भी देखी गई है, जिसमें से पेरिस में बीकाजी कामा का नाम उल्लेखनीय है। महिला क्रांतिकारियों ने न केवल स्वतंत्रता की दिशा में प्रगति की, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भी योगदान प्रदान किया है और तथा समाज में समानता की भावना पैदा की है। ये कंक्लूजन में उन्होंने डाला है। कितना बेस्ट कंक्लूजन, हमें जब पॉजिटिव थिंक पे अपन को एंड करना है, ठीक है। तो सर ने ये यहाँ पर दिया और सर ने यहाँ पर जो चेक किया उसने 5 नंबर दिए हैं सर को। आपको इस तरीके से लिखना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चर्चा कीजिए कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ने किस प्रकार देश में उपनिवेशवाद विरोधी प्रवृत्ति को मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। अब इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने पे वहीं एलिमिनेट करना है कि अपन को इसको क्या क्वेश्चन बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ने किस प्रकार देश में उपनिवेशवाद विरोधी प्रवृत्ति को मजबूत करने में सहायता की है। मतलब उपनिवेशवाद अंग्रेजी शिक्षा मिली अपन को, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ अपन को कि अंग्रेजों को उनके बारे में जानना, उनके यहाँ क्या रूल्स हैं, अपने यहाँ क्या रूल्स हैं, हर चीज़ को समझना। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों को पढ़ना और उनके वहाँ के नॉलेज लेना प्रशासन का, उसमें सहायता मिली। अब उसको सर ने किस प्रकार डाला हुआ है वो देखिए। सर ने इंट्रोडक्शन में क्या डाला है कि 1853 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से प्रारंभ हुई। अब तो चार्ल्स वुड डिस्पैच और 3 अंग्रेजी योगदान में 3 चीज़, मैग्ना कार्टा का भी कहा जाता है इसे, 3 चीज़ें बनी हुई थी। आप वो कमेंट में करना। पहले आप यहाँ देखिए कि सर ने यहाँ से स्टार्टिंग करके सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच के किया, फिर उसके माध्यम से प्रारंभ हुई। अंग्रेजी शिक्षा के उपनिवेश में विरोधी जागृति कायम करने में बहुआयामी भूमिका रही है, ठीक है। अब बहुआयामी भूमिका एक अच्छा कोड वर्ड डाला है सर ने। ऐसे कोड वर्ड डालने से क्या रहता है कि आपकी आंसर राइटिंग ना इम्प्रूव होती है, पढ़ने वाले को इम्प्रेस करती है। फिर उसमें क्या है, सर ने क्या डाला है कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा देश में उपनिवेशवाद विरोधी जागृति को मजबूती। अब इन्होंने हेडिंग डाल के उसमें लिखा है पहला पॉइंट कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को रूसो, मॉन्टेग्यू तथा वॉल्टर आदि की शिक्षाओं से परिचित कराकर उसमें लोकतांत्रिक भावना पैदा की तथा अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत में एक मध्य वर्ग उत्पन्न हुआ। मध्य वर्ग मतलब जो शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित था और तार्किक भी था। तार्किक मतलब है कि आपसे क्वेश्चन करेगा, तार्किक भावना पर सोचेगा, कोई भावनाओं में घो के बात नहीं कहता है तार्किक लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के सर ने लिखा कि मध्य वर्ग के साथ साथ हो रहे भेदभाव तथा बढ़ती बेरोजगारी ने यह दिखाया है कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आपको सेकंड पॉइंट लिखा है सर ने। फिर उसके बाद सर ने क्या लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में व्यापक पिछड़ापन, कुरीतियों को उजागर किया तथा इसके अंततः भारतीय प्रबोधन तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन से प्रेरित किया उन्होंने। कि देखो जैसे आपको देखो बताता हूँ, राजा राम मोहन ने अंग्रेजों की सहायता से सती प्रथा को रोका, विधवा पुनर्विवाह चलाया है, महिलाओं की शिक्षा पर योगदान किया। इस प्रकार ये थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं अंग्रेजों के विचार अंग्रेजों के लिए। अब जो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है वैसे डिमांड आपको डालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में व्यापक हीन भावना को समाप्त कर दिया, ठीक है, ये डालना है आपको। फिर इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों को उपनिवेशवाद का ज्ञान हुआ और तथा वह यह समझ सके कि ब्रिटिश शासन मात्र देश के हित में है ना कि भारत के हित में है। ये चीज़ देखिए, अब अपन लोग वहाँ पे शिक्षित हो चुके थे तो उपनिवेशवाद के बारे में जानकारी है। अब उपनिवेश ड्रोन ऑफ थ्योरी किसने दी थी, कमेंट में करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सर ने क्या डाला कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसका कोड है, ये आपको जल्दी डालना है। अच्छा कोड है, आप प्रतिनिधि नहीं करोगे मेरे भारत का मैं तो आपको कर नहीं देंगे हम। ये किसके हैं, जैसी राजनीतिक चेतना की जागृति में अंग्रेजी की शिक्षा का विशेष योगदान रहा, ठीक है। अब सर ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, हालांकि हमें यह ध्यान रखना है कि उपयुक्त लाभ अंग्रेजी शिक्षा के उत्पाद में मात्र थे, क्योंकि
अंग्रेजों की शिक्षा की शुरुआत की थी? देखो मैन उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की शिक्षा के बारे में बताया है कंक्लूजन में कि हालांकि हमें यह ध्यान रखना है कि उपयुक्त लाभ अंग्रेजी शिक्षा के उप उत्पाद मात्र थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी रचा मतलब रच रहे थे, मतलब उनके फायदे के लिए देखा था उन्होंने। तो ये अंग्रेजी की शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने शुरुआत तो करी थी, लेकिन बाद में उनको बहुत गिल्टी भी हुआ था कि इन लोगों को पढ़ाना नहीं था, क्योंकि अपन अपोजिट हुए थे पढ़ने के बाद उनके। अपन को ज्ञान हो गया था कि अपन अंधकार में जी रहे हैं, उनसे लड़ाई करना है। फिर नेक्स्ट है अपना कि सभी पक्षों पर ध्यान लेखन ठीक है, और इसमें सर ने अपना पॉइंट आगे भी इसी प्रकार से लेखन करें। तो इस प्रकार उन्होंने सर ने 5 नंबर मिले हैं इस कॉपी में। अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के अंत में सोवियत संघ में विघटन का भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है, चर्चा कीजिए। 20वीं सदी के बारे में बताना था, ठीक है। अब देखो 20वीं सदी में क्या लिखा है सर ने, भारत स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही समाजवादी मूल्यों को धारण करता था। ऐसे में 1991 सोवियत संघ का विघटन वैश्विक संबंधों में भारत के लिए युगांतरकारी घटना साबित हुई। ठीक है, सर ने यूएसएसआर का भी विघटन के कारणों का बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। साम्यवाद की आर्थिक विफलता और राष्ट्रवाद का उदय, ये पॉइंट इसमें डाले हैं कि नहीं सर, वो अभी शायद जो चेक करने वाले ने लिखा हुआ है। तो सर ने क्या लिखा हुआ है आगे कि सोवियत संघ की विघटन के भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो पहला क्या है इसमें लिखा है सर ने कि भारत में योजनागत अर्थव्यवस्था की कमियों से परिचित हुआ तथा 1991 में ही उसने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया। ठीक है, ये लिख लिया सर ने। फिर राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में भारत के राजनीतिक मूल्यों में उदारवाद की ओर झुकाव बढ़ा तथा राज्य की भूमिका में कमी आई। ठीक है सर ने ये आपको पॉइंट डाला, कितना अच्छा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर का कि समाजवादी तथा साम्यवादी दलों की लोकप्रियता में कमी आई और भारतीय राजनीति पर सोवियत संघ की घटनाओं का प्रभाव बहुत कम हुआ। फिर नेक्स्ट है कि सामरिक प्रभाव, ये सर ने हेडिंग डाली, उसमें क्या लिखा सर ने, भारत में अब अपने सामरिक हथियारों के आयातों को वैविध पूर्ण किया, जिससे कि अमेरिका, फ्रांस और इजराइल पर मुख्य स्रोत बने उनके। और फिर उन्होंने नीति, विदेश नीति पर क्या लिखा है, तो विदेश नीति का प्रभाव में लिखा है कि भारत पश्चिमी देशों के अधिक निकट गया और वर्तमान में क्वाड, महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है उन्होंने कि क्वाड है, आपको जितने भी साउथ से जितने अपने गठन उनका नाम डाल सकते हो, क्वाड महत्वपूर्ण उदाहरण है कि तत्समय अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील, भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर अधिक फोकस प्रारंभ हुआ है। अब 1991 में एक सन ने जो ये एक्ट ईस्ट नीति ने अपनाई थी, आपके आप पूर्व की तरफ देखो हैं, तो उसके बारे में है। आप वहाँ के राज्यों के बारे में एक्ट 1991 में आई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसका जिक्र किया है सर ने। ये पॉइंट्स डालने से आपको एग्जामिनर नंबर देता है, तो इसमें भी सर को 5 नंबर मिले हैं। हालांकि सोवियत संघ तत्व के रूप में रूस के साथ भारत के चिरकालिक मित्रता के संबंध में रहे हैं, किंतु सोवियत विघटन ने भारत को लगभग हर पहलू पर प्रभावित किया है। ये इसका सर ने इस प्रकार कंक्लूजन लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग में, ऐसे आपको सीखना है। ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इससे आपको आंसर राइटिंग करना सीखना है और उसके कीवर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट है सर का, मौजूद मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत में शहरी अवसंरचना और परिवहन मोबिलिटी सेवाओं के सुधार की आवश्यकता पर लैंगिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना है। तो किस पर चर्चा करना है, इस पर फोकस करो, ये मेन पॉइंट है यहाँ का, लैंगिक दृष्टिकोण पर। ठीक है, तो इस पर करते हैं 150 वर्ड्स में। तो सर ने इंट्रोडक्शन क्या बना हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 2050 तक 50% शहरी हो चुका है, होगा। ऐसे में शहरी अवसंरचना और परिवहन में लैंगिक समावेश की आवश्यकता है। ठीक है, समझ लिए। और शहरी अवसंरचना में सर ने हेडिंग डाली है, फिर शहरी अवसंरचना और परिवहन में मौजूद वर्तमान में लैंगिक मुद्दे कौन कौन से हैं, तो वे देखते हैं। पहला पॉइंट सर ने बनाया, भारत में शहरों के सार्वजनिक स्थल और निरपाद रूप में पुरुष केंद्रित रहे हैं, बिल्कुल बात, पुरुषत्वात्मक केंद्र में रहा। ऐसे में महिलाओं तथा लैंगिकों की सार्वजनिक स्थलों पर निजता का हनन होता है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि आज भी शहरों में मौजूद विद्यालयों और कार्यालयों में महिला प्रसाधन का अभाव है तथा महिलाओं हेतु चाइल्ड केयर के लिए क्रेज का अभाव है। क्या पॉइंट है भाई, ऐसे पॉइंट डालना है आपको, इसी के नोट्स बनाने हैं।
शहरी परिवहन सेवाओं में व्याप्त भीड़ और महिलाओं की लैंगिक हिंसा हेतु संवेदनशील बनाती है। फिर उसके बाद वाहनों तथा रास्तों में सीसीटीवी कैमरा लगाना है ना होना, मतलब लगाना है नहीं, इसकी वजह से लैंगिक मुद्दे बनते हैं इनके। महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करता है। रात्रि के समय प्रकाश का अभाव परिवहन और लैंगिक दृष्टि में असुरक्षित बनाता है उनको। तो इसके लिए आप सुधारों के लिए रूपरेखा कौन कौन सी होनी चाहिए वो देख लीजिए। तो सन ने क्या है, सुधारों के लिए एक रूपरेखा बनाई। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की निजता को वो अपहोल्ड करना और वुमेन केयर रूम की स्थापना करना है। और उसके बाद है सार्वजनिक कार्यालयों हेतु BIM, देखो वे फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं इसे, आगे सुधारों की रूपरेखा या वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह। तो ये जरूर डालना है क्वेश्चन में, यदि कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि आपको पहले चुनौती बतानी है फिर पॉजिटिव थिंकिंग बतानी है, जिससे आपको इन क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो सर ने नेक्स्ट किया कि हेतु BIS हेतु लैंगिक समावेशी निर्माण कार्य हेतु मानदंड, सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में सुधार और सरकार की बसों में सुरक्षा कर्मियों को उल्लेखनीय पहल तथा परिवहन मार्गों पर संवेदनशील बिंदुओं की निगरानी करना है। और इसमें यौन शोषण के ज़्यादा मामले हैं उसको पॉइंट भी डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ी कैमरा लिया, सॉरी उसके लिए। ऑप्शन ने कंक्लूजन क्या किया है, इस प्रकार लैंगिक मुद्दों का समावेशन ही भारत शहरों के लिए सही मायने में स्मार्ट शहर बनाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ने पॉजिटिव कंक्लूजन दे के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने लास्ट क्वेश्चन है इसका, पर आप नेक्स्ट अगले क्वेश्चन दूसरी क्लास में देखेंगे। भारत में 2011 से लेके 21 में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, वृद्धि और सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर से लगभग 3 गुनी थी। और इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि वृद्धजनों हेतु नीतियों का निर्माण भारत के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो इंट्रो में सर ने क्या डाला, 1990 के पश्चात भारत की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। सर ने यहाँ पर पहुँच दिया जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, जिसका प्रत्यक्ष परिमाण वृद्ध आबादी में बढ़ोतरी है। अब ये पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या, वृद्ध जनन हेतु नीति निर्माण भारत के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण है। अब इसमें केयर इकोनॉमी का डाला हुआ है, केयर इकोनॉमी का विचार कीजिए। वृद्ध आबादी की देखभाल केयर अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि करेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि भी होगी। फिर नेक्स्ट सर ने पॉइंट क्या डाला कि वृद्धजनों की समाज में सहभागिता, और फिर उसके बाद वृद्ध आबादी की सहभागिता समाज में नैतिकता के उच्च प्रतिमानों को स्थापित करती है, जिससे कि सामाजिक स्थायित्व बढ़ेगा और विकास सुनिश्चित हो सकेगा। और फिर उसके बाद सर ने तीसरा पॉइंट बनाया, वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर खर्च में कमी, वृद्ध आबादी की स्वास्थ्य पर निगरानी तथा उचित इलाज तक पहुँच आउट ऑफ पॉकेट व्यय को कम करेगा। इसको आपको थर्ड पॉइंट बनाया सर ने, अच्छा पॉइंट है। और फिर चौथा पॉइंट सर ने बनाया है कि वृद्ध आबादी की अर्थव्यवस्था में सहभागिता, रचस्थ वृद्ध आबादी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान सुनिश्चित करती है, जिससे मानव संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है। अब सर ने इसके बाद इंट्रोडक्शन बनाया, इस प्रकार वृद्धजनों की बहुआयामी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शामिल करके नीति निर्माण भारत की विकास की गति को द्रुत करेगा, मतलब बेस्ट करेगा। ऐसा ने पॉजिटिव थिंक दिया हुआ है। और पॉजिटिव में ऑप्शन ने एक चीज़ और दी है, वृद्धजनों के लिए पॉलिसी। अब एग्जाम्पल में आपको इसमें क्या इंक्लूड करने वो देखो, सुनो आप। जैसे अब वृद्धजनों के लिए कौन कौन सी सरकार ने पॉलिसी चलाई हुई है, जैसे वृद्ध योजना, जो पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, इनको आपको इंक्लूड इसमें करना है। एग्जाम्पल डालोगे यहाँ पर इतना बेस्ट नंबर देगा एग्जामिनर, उससे क्या बताऊँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि वैश्वीकरण का उल्लंघन के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार है, तथापि यह मानवाधिकार आंदोलन के इसके अतिक्रमण और नकारात्मक प्रभाव को मुकाबला करने की अनुमति देता है। तो उसके प्रासंगिक उदाहरणों के साथ सविस्तर वर्णन कीजिए। ठीक है सर ने इंट्रोडक्शन क्या डाला हुआ है, वैश्वीकृत दुनिया में व्यक्ति के अधिकार न सिर्फ उसके राष्ट्र से संबंधित होते हैं, बल्कि उसके संपूर्ण विश्व से अंतर संबंधित होते हैं। इसमें डाला हुआ वैश्वीकरण का संबंध है कि आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, हर चीज़ आज के टाइम पे वैश्वीकरण ने इतना इम्पैक्ट किया हुआ है कि आपका हर जगह देखने को मिल सकता है वैश्वीकरण, रहन सहन, खान पीन, हर जगह। वैश्वीकरण द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे हुआ है वो देखिए। विकसित राज्य और
अल्प विकसित राज्यों में संसाधनों के दोहन द्वारा स्थानीय जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, यथा चीन और द्वारा अफ्रीका के अफगानिस्तानों में निवेश। चीन द्वारा अफ्रीका में और अफगानिस्तान में निवेश किया गया है, और चीन द्वारा ऐसे जगह तो अपने भारत के लिए सर्किल बना रहा है, वो ये पोर्ट्स बना रहा है, ऐसे ऐसे रिंग्स, ठीक है। तो चीन बहुत नीति खेलता है, तो उसकी आपको ये नीतियों के बारे में लिखना है। श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, मेजबान देश में उनके अधिकारों का अतिक्रमण, और पश्चिमी एशिया में कफाला व्यवस्था, जो कफाला व्यवस्था है उसके बारे में अच्छा पॉइंट डाला है। पश्चिमी एशिया में कफाला व्यवस्था बहुत मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मार्केट अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्थानीय जनता की आहरणीय अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसके बारे में आप सर ने पॉइंट डाला। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट आ गया, क्या है कि हालांकि वैश्वीकरण मानवाधिकार के आंदोलन की आवाज़ भी बनता है तथा उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से भी मानवाधिकार का संरक्षण कर सके। तो इसमें सर ने पॉइंट क्या क्या डाला है वो देखिए। समष्टि इंटरनेशनल आदि NGO द्वारा राष्ट्रीय सरकारों के खिलाफ आवाज़ मुखर करना, सोशल मीडियाओं के माध्यम से स्थानीय आंदोलनों का वैश्विक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को UNHRC की प्रभावी भूमिका, तथा इसके बाद नागरिक समूहों का नेटवर्क स्थापित होना, अधिकार चेतना में वृद्धि होना तथा अधिकारों के विपरीत कार्य करने में सामूहिक दबाव। अब सर ने पॉजिटिव पॉइंट क्या डाला, लास्ट में क्या डाला है, इसमें सर ने क्या है कि पहले तो जो प्रश्न चेक किया उसने बताया कि इसमें नैतिक वैश्वीकरण की चर्चा के साथ निष्कर्ष लिखें। तो सर ने नैतिक चर्चा के साथ नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने पॉइंट किया हुआ है। तो प्रश्न की मांग को समझे और उसके विषय वस्तु प्रभावी बनाए, ठोस नहीं है इसमें, इसलिए सर को 4.5 नंबर मिले हुए हैं। तो सर ने कंक्लूजन क्या लिखा है, अन्य सभी की तरह अधिकारों के मामले में भी वैश्वीकरण दो धारी तलवार साबित हुआ है। हालांकि इसके सकारात्मक प्रभावों का महत्वीकरण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। एक कितना पॉजिटिव है, उसके बाद सर ने पॉजिटिव कंक्लूजन देके आपको समझाना है कि हमेशा कोई भी इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको एक फैक्ट डालना है, उसके बाद उसका पूरा इंट्रोडक्शन पूरा करना है, एक ना एक फैक्ट्स या एग्जांपल डालना है। इंट्रो हो गया पूरा, फिर उसके बाद आ जाओ मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है, मेन बॉडी में कि आपको हर एक कोई कोड आपको परिभाषा कम देनी है, एग्जांपल ज़्यादा देने हैं, थोड़े बेसिक समझाना है बस, ज़्यादा अक्षरों का यूज नहीं करना है, कम अक्षरों का यूज करना है। ये मेन बॉडी हो गया। 150 वर्ड्स के लिए, 250 वर्ड्स के लिए हो तो आप अच्छे खासे अक्षरों का यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव पे छोड़ना है, हमेशा सरकार को सलाह देनी है। फिर अब इसमें आ जाइए सर का एक क्वेश्चन और है सर का कि हिमालय की वर्तमान अपवाह प्रणाली काफ़ी हद तक क्रमिक नदी अपहरण का परिणाम है, चर्चा कीजिए, डिस्कशन करना है। तो इसको आपको क्या, देखो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो सर ने क्या लिखा है, क्या मस्त है इसमें। देखो जियोग्राफी का क्वेश्चन कैसे अटेंड करते हैं वो देखिए। सर ने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, इसमें सर ने एक को दो एग्जाम्पल डाल दिया तुरंत। एग्जाम्पल हेतु उन्होंने सर ने दो मैप बनाए। दो जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैप, मैप के बिना आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, ये माइंड में सेट कर लो। फिर सर ने उसके बारे में पूरा मैप है, मैप के बारे में पूरा जानकारी बताई हुई है। फिर जानकारी मेन बॉडी में पूरी जानकारी और उदाहरण लिखे हुए हैं। उसके बाद कंक्लूजन लिखा हो, कंक्लूजन में क्या है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे कंक्लूजन दिया है सर को। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो भौतिक ग्रंथियों पॉलीमेटिक मोड्स भौतिक वितरण के बारे में है। अब भौतिक वितरण में सर ने क्या क्या लिखा है, देखो पहले इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन कितना सही लिखा है एग्जैक्ट कि हर इसमें देखो एक और चीज़ नोटिस नहीं करी होगी आपने कि सर की लिखने की तरीका देखो, डंडी होनी चाहिए, जैसे सिरोरेखा बोलते हैं, अक्षर एकदम एग्जैक्ट, अक्षर कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। इस तरीके से आप करोगे आपके 101% नंबर आएंगे। और कोई अक्षर गलत भी हो जाए तो उस पर एक क्रॉस का निशान ऐसे लगा देना है, जैसे कि आपको ऐसे कोई एक अक्षर ए होगा गलत तो इस पर ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि चिकना नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी पॉइंट्स आ गए हैं तो पॉइंट्स को हमेशा आपको ऐसे क्रम में लिखना है, ठीक है। जितना साफ लिखोगे उतना एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल, मैंने बता दिया कि
कूट दबा के डालो, इतना एग्जाम्पल डालो कि आपको एग्जामिनर बोले कि इतना नॉलेज है भाई, इसके पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया ये। तो आपको एग्जाम्पल एक कॉपी बनाओ उसकी, उसमें यहाँ इंट्रोडक्शन फिक्स कर दो, आदि कुछ क्वेश्चन सेम सेम आते हैं उनका इंट्रोडक्शन लिख लो आप, फिर उसके जो मेन बॉडी है उसको फिर क्वेश्चन लिख लो, मेन बॉडी की नोट्स बनाने हैं आपको, फिर इंट्रोडक्शन कुछ क्वेश्चनों को फिक्स कर दो। इस प्रकार आपको करनी है। थैंक यू क्लास को देखने के लिए, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को प्रमोशन कीजिए। आप लोगों की वजह से ये चैनल प्रमोशन होगा, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प करना है इस चैनल में।